फ्रेंड्स वेलकम टू एमसीक्यू वाला। तो देखिए फ्रेंड्स, बिहार दरोगा का एग्ज़ाम डेट जैसे कि पास आ चुका है, तो इसी में हमारा जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है किरण पब्लिकेशन का, जिसमें अभी तक हमने कुल 23 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा रखे हैं। आज के सेशन में हम देखेंगे किरण पब्लिकेशन का सेट नंबर 24। साथ ही साथ इसी चैनल पर बहुत सारा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट किया जा चुका है। आप लोग में से किसी ने भी मिस किया है तो जाके प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज़ को अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम पास आ चुका है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाने की आवश्यकता है। जितना प्रैक्टिस सेट लगाएंगे उतने नए क्वेश्चन से टैकल होगा और पुराने क्वेश्चन से भी टैकल होगा जो रिपीटेड होंगे, तो उससे आपको क्या होगा कि अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सेट नंबर 24। सेट नंबर 24 का क्वेश्चन नंबर 1 है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्रा को राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो पाटलिपुत्रा को सर्वप्रथम राजधानी बनाया था उदयन। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ये किस वंश का शासक था? हर्यक वंश का शासक था उदयन। इसने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके राजगद्दी को स्थापित किया था, तो इसको ध्यान में रखेंगे। और उसके बाद ये हर्यक वंश, इसकी स्थापना किसने की थी? तो हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी। उसके बाद बिंबिसार के बाद उसका बेटा अजातशत्रु और अजातशत्रु के बाद उसका बेटा उदयन राजा बनता है। तो ध्यान में रखेंगे, सर्वप्रथम पाटलिपुत्रा को राजधानी उदयन के द्वारा बनाया जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, किस मौर्य सम्राट ने लगभग 268 से 231 ईसा पूर्व के अपने शासनकाल के दौरान शिलाओं और स्तंभों पर अपने लेख उत्कीर्ण करवाए थे? तो ये पूछ रहा है कि कौन सा राजा था? तो ये अशोक थे। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। अशोक जो थे, इन्होंने कुल 33 शिलालेख लिखवाए हैं और इनके अभिलेखों में ज़्यादातर प्राकृतिक भाषा, और अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम जो पढ़ने का प्रयास किया गया था, यानी कि सर्वप्रथम प्रयास नहीं, सफलता जिसको मिली थी पढ़ के अशोक के शिलालेख को, वो था जेम्स प्रिंसप, जिसने 1837 में अशोक के शिलालेख को पढ़ा था। तो इसको ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। तो अशोक के शिलालेखों में सबसे ज़्यादा प्रयुक्त भाषा जो है वो है प्राकृतिक भाषा। और लिपि पूछे कि कौन सी लिपि में ज़्यादातर लेख लिखा हुआ है, तो वो है ब्राह्मी लिपि में। कुछ खरोष्टी में भी लिखा हुआ है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे, लेकिन ज़्यादातर जो शिलालेख है वो प्राकृतिक भाषा ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है और प्राकृतिक भाषा में। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, सरकारी घाटे को करो डैश या व्यय को डैश कम किया जा सकता है? तो इसे कैसे किया जा सकता है? तो सरकारी घाटे को करों को बढ़ाकर या व्यय को घटाकर कम किया जा सकता है। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है। तो सीता भूमि हम किसे कहते हैं? तो ये कहा जाता है जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि को सीता भूमि। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 6, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था, जिसे डैश कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? बुद्ध का जो प्रथम उपदेश है इसे कहा जाता है धर्मचक्र परिवर्तन। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। कहाँ पे? सारनाथ के अंदर। किसको? 5 शिष्यों को। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 7, दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है? तो दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किया गया है ये अब्दुल समद के द्वारा। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। और अब्दुल समद ये किसके दरबार में रहते थे? तो ये अकबर के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। दशवंत और बसावन भी अकबर के ही दरबार में रहते थे, तो इसको याद रखना है। 8 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा पुल गंगा नदी पर अवस्थित नहीं है? तो इसमें कौन सा पुल है जो गंगा नदी पर अवस्थित नहीं है? ये हो जाएगा अब्दुल बारी पुल। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ये सोन नदी पर अवस्थित है। बाकी महात्मा गांधी सेतु, राजेंद्र पुल, विक्रमशिला पुल, ये तीनों गंगा नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किसे प्लेट विवर्तनिक यानी प्लेट टेक्टोनिक्स का जनक माना जाता है? तो प्लेट टेक्टोनिक्स का जनक माना जाता है अल्फ्रेड वेगनर को। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। इसको ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, बिहार के किस लोक नृत्य को बारिश का आह्वान करने के लिए किया जाता है? तो ये कौन सा लोक नृत्य है? तो ये है जट जटीन। जट जटीन जो है ये बारिश का आह्वान करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर।
11 सत्ता हस्तांतरण के समय निम्नलिखित राज्यों में से एक में कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था, तो किस राज्य में था? ये मैसूर के अंदर था। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। और 1973 में मैसूर का नाम बदल के कर्नाटक कर दिया गया है, तो इसको याद रखेंगे। 12 बिहार में बोली जाने वाली मैथिली भाषा कब भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई थी? तो मैथिली भाषा को वर्ष 2002 में संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई थी। 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? कुल 22 भाषाएं हैं, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 13 त्रावणकोर में कांग्रेस ने त्रावणकोर राज्य के जिस दीवान की स्वेच्छाचारी सरकार के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था वे थे, तो किसने ये आंदोलन को आरंभ किया था? तो ये हो जाएंगे सीपी रामास्वामी अय्यर। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 14 संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के सभी चुनावों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करने की भूमिका निर्वहन कौन करता है? तो इसका निर्वहन करता है चुनाव आयोग। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 15 भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, तो इसको ध्यान में रखेंगे। और ये लागू कब किया गया था? तो 1986 से मनाया जा रहा है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, यानी 24 दिसंबर 1946 को पहली बार राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया था, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 16 सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो था ये महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था, तो इसको ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 17 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? तो कानून के समक्ष समानता ये प्रदान करता है आर्टिकल 14। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये हमने कहाँ से लिया है? तो ये हमने ब्रिटेन से लिया है। और एक होता है कानून का समान संरक्षण, तो वो हम कहाँ से लिए हैं? तो वो हम अमेरिका से लिए हैं। ये हमने ब्रिटेन से लिया है, समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण अमेरिका। याद रखेंगे, इसको इम्पोर्टेंट है। 18 मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद 51A को संविधान में द्वारा शामिल किया गया था, तो किस संशोधन द्वारा 51A को शामिल किया गया था? ये शामिल किया गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। और इसमें कुल कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो 10 थे। वर्ष 2002 में शिक्षा के अधिकार को भी इसमें जोड़ दिया गया और वर्तमान में अभी 11 मौलिक कर्तव्य हैं, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 19 पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य कौन है? तो ग्राम सभा के सदस्य कौन होंगे? पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 20 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। बटलर कमेटी का क्या उद्देश्य था? तो इसका उद्देश्य था भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 21 अर्थशास्त्र में बजट अधिशेष यानी बजट सरप्लस का अर्थ क्या है? तो बजट सरप्लस का अर्थ क्या होता है? तो ये होता है जब एकत्रित राजस्व आवश्यक व्यय से अधिक हो, यानी कि ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। बजट सरप्लस जब एकत्रित राजस्व आवश्यक व्यय से अधिक हो। ऑप्शन 3। 22 निम्नलिखित में कौन सी झील मणिपुर में स्थित है? तो मणिपुर में कौन सी झील है? तो ये लोकटक झील जो है ये मणिपुर में है। और काबुल नामजाओ नेशनल पार्क जो है ये इसी झील में है। एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है काबुल नामजाओ नेशनल पार्क। 23 निम्नलिखित में कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ी में नहीं पाई जाती है? तो नीलगिरी पहाड़ी में टोडा जनजाति जो है ये नहीं पाई जाती है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। बाकी कोटा, मोग और कुरुम्बा जनजाति जो है ये पाई जाती है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। और ये कहाँ पे पाई जाती है टोटा? तो ये पाई जाती है कर्नाटक के आसपास के क्षेत्र में पाई जाती है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 24 गोदावरी नदी महाराष्ट्र के डैश जिले से में पश्चिमी घाट की ढलानों से निकलती है। तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो ये है नासिक के पास। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 25 श्रीनगर डैश नदी के तट पर स्थित है। तो श्रीनगर किस नदी के तट पे स्थित है? तो ये झेलम नदी के तट पे है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। और झेलम का प्राचीन नाम क्या था? तो वितस्ता था, इसको भी याद रखेंगे। 26 मैक्सिको की खाड़ी किसके द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ी हुई है? यानी मैक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो कौन सी जल संधि हो जाएगी? तो ये है आपकी ऑप्शन ए फ्लोरिडा जल संधि।
मैक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है फ्लोरिडा जल संधि। 27 हवाई ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो हवाई ज्वालामुखी जो है ये किसका उदाहरण है? ये है ढाल ज्वालामुखी का। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 28 निम्नलिखित में कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी? तो ये कौन सी हो जाएगी? तो ये दस्तक प्रणाली। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। बाकी जमींदारी यानी कि अस्थाई बंदोबस्त, महलवारी और रैयतवारी, ये तीनों जो है ये भूमि प्रणाली थी, तो इसको ध्यान में रखें। भू राजस्व प्रणाली थी, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 29 निम्नलिखित में कौन सा दूसरा प्रांत था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था? तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला दूसरा प्रांत जो था ये था मैसूर। ऑप्शन 2 मैसूर 1799 में सहायक संधि को स्वीकार करता है। सहायक संधि को लाता कौन है? तो सहायक संधि को लाता है वेलेस्ली, इसको ध्यान में रखेंगे। तो पूछे पहला प्रांत कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हैदराबाद, तो इसको ध्यान में रखेंगे। पहला हैदराबाद और दूसरा मैसूर। हैदराबाद 1798 में करता है। 30 मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो मेरठ छावनी में शुरुआत हुई थी 10 मई 1857 को। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 31 महात्मा गांधी के किस अमेरिकी जीवनी लेखक ने लिखा था कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया? यानी असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया, ये किस अमेरिकी लेखक ने लिखा है? तो ये लिखा है लुई फिशर। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 32 भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को नियति से वादा शीर्षक भाषण कहाँ से दिया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नियति से वादा शीर्षक भाषण कहाँ से दिया था? तो ये दिया गया था संविधान सभा यानी संसद से। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 33 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? तो कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। और अध्यक्ष कौन थे? तो लॉर्ड वेबल था। वेबल अध्यक्ष था और जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष। 34 लगभग डैश केल्विन पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है? तो जल का घनत्व जो होता है ये 277 केल्विन पर अधिक होता है, यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 35 अंग्रेजों द्वारा भारतीय को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? यानी कि जो 1947 में जब भारत आज़ाद हो गया था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएंगे आपके JB कृपलानी। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 36 रामायण के रचयिता वाल्मीकि का आश्रम निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो वाल्मीकि जी का आश्रम कहाँ पे स्थित है? तो ये है ब्रह्मवर्त में। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। ये कहाँ पे है? तो ये कानपुर के पास है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 37 इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में कहाँ पे स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के मथुरा में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तेल रिफाइनरी स्थित है। 38 निम्नलिखित में कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश के अधिसूचित अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं है? तो कौन सी जनजाति है जो अधिसूचित अनुसूचित जनजाति के सूची में शामिल नहीं है? तो ये हो जाएगी आपकी थारू जनजाति। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 39 निम्नलिखित हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायकों में से किसका संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से था? तो उत्तर प्रदेश राज्य से इनमें से किनका संबंध था? तो दिए गए ऑप्शंस में सिद्धेश्वरी देवी, इनका संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। और ये वाराणसी की थी सिद्धेश्वरी देवी। 40 लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता इनकी छत्र छाया में हुआ था? तो किसकी छत्र छाया में हुआ था? इरविन गांधी समझौता, यानी गांधी जी और इरविन के बीच में जो समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को, इसी की छत्र छाया में हुआ था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तो इसको ध्यान में रखेंगे। और इसी को गांधी इरविन समझौते को ही हम दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं, तो इसको ध्यान में रखना है। 41 जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले की आबादी सबसे अधिक है? तो इसमें से दिए गए ऑप्शंस में किस जिले की आबादी सबसे अधिक हो जाएगी? तो ये हो जाएगा मधुबनी। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। मधुबनी का है
48,01,062। गया का है 43,91,418। समस्तीपुर का है 42,61,566 और सारण का है 39,51,862। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है क्योंकि पिछली बार जब बीपीएससी हुआ था उसमें गया की जनसंख्या के बारे में पूछा गया था। आपको नहीं विश्वास है, आप क्वेश्चंस को देख सकते हैं। 42 संविधान के 73वें संशोधन का संबंध किससे है? तो 73वें संशोधन का संबंध जो है ये है पंचायती राज अधिनियम से। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। और इसके तहत अनुसूची 11 में पंचायती राज को डाला गया था और कुल 29 विषय दिए गए थे पंचायती राज को। 43 बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1958 को। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 44 लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार किसे नहीं होता है? तो लेखा महानियंत्रक ये भाग लेते हैं, भारत का अटॉर्नी जनरल भी भाग लेता है, सॉलिसिटर जनरल भी भाग लेते हैं, लेकिन भारत के राष्ट्रपति के सचिव ये भाग नहीं लेते हैं। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 45 कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने जुलाई 1942 में डैश में भारत छोड़ो प्रस्ताव को अंगीकृत किया था। तो ये कहाँ पे किया गया था? तो वर्धा में किया गया था। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में भारत छोड़ो प्रस्ताव को अंगीकृत किया गया था। 46 किस संशोधन में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए थे? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 जो हुआ था, इसके तहत हमारे प्रस्तावना में एकमात्र अभी तक संशोधन हुआ है जिसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता शब्द को जोड़े गए थे। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 47 दक्कन ट्रैप में पाई जाने वाली काली मिट्टी डैश फसलों की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त है? तो ये किसके लिए? जो ब्लैक सॉइल होती है इसमें कपास की खेती बहुत ही अच्छी होती है। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 48 73वें संवैधानिक संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? एक बार और क्वेश्चन आ गया, तो ये पंचायती राज संस्थान से है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 49 पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर जो है ये है अनाईमुडी। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है और ये कहाँ पे है? तो केरल राज्य में स्थित है। 50 जौनपुर में डैश के द्वारा निर्मित अटाला मस्जिद अन्य मस्जिदों के निर्माण के लिए मिसाल बन गया यानी मॉडल बन गया। तो अटाला मस्जिद ये किसके द्वारा बनवाया गया था? ये बनवाया गया था इब्राहिम सर्की के द्वारा। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 1408 में बनवाया गया था अटाला मस्जिद जौनपुर में। 51 निम्नलिखित में कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इकलौते व्यक्ति हैं जो 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। बाकी अभी तक कोई ऐसे नहीं है व्यक्ति जो 2 बार राष्ट्रपति रहे हों। 1950 से लेके 1962 तक लगातार 2 टेन्योर राष्ट्रपति रहते हैं। 52 निम्न में कौन सी नदी बेसिन विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला नदी बेसिन है? तो गंगा बेसिन जो है, यहाँ गंगा बेसिन यानी बेसिन क्या होता है कि नदी के आसपास वाले क्षेत्र, जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या जो है गंगा नदी के आसपास वाले क्षेत्र में ही बसी हुई है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 53 विश्व के विशालतम स्वर्ण क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका की निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणियों में अवस्थित है? तो ये दक्षिण अफ्रीका के विटवाटसरेंड। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। विटवाटसरेंड पर्वत श्रृंखला में अवस्थित है विशालतम स्वर्ण क्षेत्र। ऑप्शन 3। 54 हरित क्रांति आंदोलन कब से कब तक चला था? तो हरित क्रांति आंदोलन जो है ये 1965 से 1970 तक चला था। भारत में इसके जनक कौन है? तो MS स्वामीनाथन है। इसको ध्यान में रखेंगे। और विश्व के अंदर तो वो नॉर्मन बोरलॉग हैं। 55 हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं। तो हिमालय काटकर और उनको बहकर कौन नदी आती है? तो ये हो जाएगी आपकी ब्रह्मपुत्रा, सतलज और सिंधु। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 56 निम्नलिखित में कौन सा मानवीय पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा है? तो मानवीय पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा कौन हो जाएगा? तो ये है डिम्ब वाहिनी नली। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 57 निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा
उपापचय को नियंत्रित करता है ताकि विकास के लिए शरीर को इनका सबसे अच्छा संतुलन प्रदान किया जा सके। तो ये कौन सा हार्मोन है? तो ये हो जाएगा आपका थायरोक्सिन हार्मोन। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 58 पादपों में निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा घुले हुए खनिजों और जल को जड़ों से पत्तियों तक ऊपर की ओर गति करने में मदद करता है? तो इसको हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं स्थानांतरण। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। जो जड़ में खनिज और पानी मिलता है वो पत्तियों तक स्थानांतरण के द्वारा पहुंचता है। 59 WHO द्वारा भारत में सबसे पहले पहचाने जाने वाले कोरोना वायरस वेरिएंट को कौन से नए नाम दिए गए हैं? तो इसे कौन सा नाम दिया गया था? इसे दिया गया था कंपा और डेल्टा वेरिएंट। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। बहुत तबाही मचाया था कंपा और डेल्टा वेरिएंट। 42वें संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया था। तो क्या अध्याय जोड़ा गया था? इसके तहत जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य को। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। भाग 4 के क में आर्टिकल 51 के क के अंदर जोड़ा गया था। तो इसको ध्यान में रखेंगे। कुल 10 जोड़े गए थे उस समय, लेकिन वर्तमान में 11 है, जो 11वां है वर्ष 2002 में जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को। 61 प्रत्येक गुर्दे में बड़ी संख्या में निस्पंदन इकाइयां पाई जाती है जिन्हें डैश के नाम से जाना जाता है। तो गुर्दे में जो इकाई पाई जाती है उसे क्या जाना जाता है? उसे नेफ्रॉन कहते हैं। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 62 लिटमस विलियन एक बैंगनी रंग का रंजक होता है जिसे डैश से प्राप्त किया जाता है। तो लिटमस को हम कैसे प्राप्त करते हैं? तो लिटमस बनाया जाता है लाइकेन से। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 63 निम्नलिखित में कौन सा तत्व तांबे को उसके यौगिकों से विस्थापित कर सकता है? तो तांबे को उसके यौगिकों से विस्थापित कर सकता है जस्ता। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 64 निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को एशिया और यूरोप के बीच की सीमा माना जाता है? तो यूराल पर्वत को एशिया और यूरोप के बीच की सीमा माना जाता है। ऑप्शन 4। 65 निम्नलिखित में कौन सी धातु सबसे अधिक आघातवर्धन होती है? तो सबसे अधिक आघातवर्धन कौन सी धातु है? तो ये हो जाएगी सोना और चांदी। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 66 आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से किस आवर्त में 5 गैर धातुओं को रखा जाता है? तो किस में रखा जाता है? ये रखा जाता है आवर्त द्वितीय में। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 67 51 ग्राम अमोनिया में कितने मोल अमोनिया मौजूद होंगे? तो इसमें कितने मोल अमोनिया मौजूद होंगे? तो ये हो जाएगा आपका 3 मोल। ये कैसे निकालता है? 1 मोल में 17 ग्राम होता है, तो 51 ग्राम में कितना मोल हो जाएगा? तो 51/17 कर देंगे तो 3 मोल। ऑप्शन 2। 68 संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। और ये संविधान के अनुच्छेद 316 के 1 में वर्णित है। 69 भारत की संसद में डैश शामिल होते हैं? तो संसद में कौन कौन शामिल होते हैं? तो ये होते हैं राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 120 12 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 कूलम के आवेश को स्थानांतरित करने में किए जाने वाले कार्य का मान कितना होगा? तो ये कितना जूल हो जाएगा? तो इसको क्या करेंगे हम? W बराबर क्या होता है मतलब, तो W बराबर होता है V इंटू Q। तो V दिया हुआ है 12 वोल्ट और Q दिया हुआ है 5 कूलम, तो कितना लगेगा? 12 पंचे 60। क्या बोला? कार्य। तो कार्य क्या होता है? जूल में होता है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 71 भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है? किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो ये करता है शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी, सामुदायिक विकास, यानी कि उपयुक्त सभी। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 72 तैरते हुए द्वीप फुमदीश निम्न में से किस झील की अनूठी विशेषता है? तो फुमदीश ये किस झील में है? तो फुमदीश जो है ये लोकतक झील में है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। कहाँ पे? ये मणिपुर के अंदर है लोकतक झील। 73 एक वस्तु को फोकल लंबाई 20 सेंटीमीटर के उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष में लंबवत रखा गया है। लेंस से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है। बनने वाली छाया की स्थिति ज्ञात करना है। तो बनने वाली छाया की स्थिति आएगा आपका 60 सेंटीमीटर। ऑप्शन 3। इसको कैसे? लेंस का जो फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो यहाँ से हमें क्या करना है? f तो हमारे पास दिया हुआ है कितना? 20 दिया हुआ है, और हमारे पास क्या दिया हुआ है? u भी दिया हुआ है जो कि 30 है। तो लेंस में वस्तु की दूरी 30 दिया हुआ है, लेकिन हमें क्या करना है? यहाँ पे उत्तल लेंस है इसलिए हम इसे माइनस में रखेंगे, -30।
अब क्या करना है, हमें v की वैल्यू निकालनी है। तो 1/v माइनस 1/-30 बराबर 1/20। अब ये माइनस माइनस प्लस, यानी कि 1/v प्लस 1/30 बराबर 1/20। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 1/v प्लस 1/30 बराबर 1/20। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, जो v की वैल्यू आएगी वही आपकी होगी राइट आंसर, यानी छवि की जो स्थिति होगी वो 60 सेंटीमीटर। 74, निम्नलिखित में कौन सा रक्ताल्पता का लक्षण नहीं है, यानी एनीमिया का लक्षण इसमें से कौन नहीं है? तो मसूरों में रक्तस्राव, ये एनीमिया का लक्षण नहीं है, ऑप्शन 3। बाकी हृदय की धड़कनें अनियमित होना, थकान होना, त्वचा का पीलापन, ये सब एनीमिया का लक्षण है। बाकी मसूरों में रक्तस्राव ये एनीमिया का लक्षण नहीं है, ये पायरिया का लक्षण है। 75, निम्नलिखित में कौन सी बीमारी मुख्य रूप से जीवन शैली में बदलाव लाकर शारीरिक व्यायाम और दवा से प्रतिबंधित की जा सकती है? तो ये डायबिटीज जो है इसको हम कर सकते हैं ऐसे, शारीरिक व्यायाम और दवा से प्रतिबंधित की जा सकती है। 76, निम्नलिखित में किस प्रक्रिया द्वारा जल तरल अवस्था में गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है? तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसे ऊर्ध्वपातन और वाष्पीकरण कहा जाता है, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 77, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो भ्रंश द्रोणी से नर्मदा नदी बहती है, ऑप्शन 1। 78, एस्चेरिचिया कोलाई को जल के निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषण को निर्धारित करने के लिए एक संकेतक जीव के रूप में उपयुक्त किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है किसके निर्धारण के लिए? मल संबंधित पदार्थ, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 89, निम्नलिखित में कौन सी बीमारी से टीकाकरण द्वारा नहीं बचाया जा सकता है? तो कौन सी बीमारी? ये दमा है, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। इसको टीकाकरण से नहीं बचा सकते हैं। 80, निम्नलिखित में से किसे हमारे शरीर के मूलखंड के नाम से जाना जाता है? तो मूलखंड के नाम से जाना जाता है प्रोटीन को। प्रोटीन हमारे शरीर के विकास में बहुत बड़ा योगदान होता है प्रोटीन का। 81, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो विटामिन सी जो है ये पानी में घुलनशील है, और विटामिन बी भी। बाकी डी, ए, ई ये सब फैट में घुलनशील है। 82, पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में डैश खाना चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को क्या खाना चाहिए? तो ये चावल खाना चाहिए, चावल में पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है। 83, NH2 की तुलना में अधिक COOH समूह वाले अमीनो अम्ल को डैश अमीनो अम्ल कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है क्षारीय अमीनो अम्ल, ऑप्शन 1। 84, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूरों में रक्तस्राव होता है और घाव भरने में अधिक समय लगता है? तो ये किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, विटामिन सी की कमी से मसूरों में रक्तस्राव होता है और घाव भरने में अधिक समय लगता है, ऑप्शन 3। 85, ईगल एक्ट जो हाल ही में सुर्खियों में था किस देश से संबंधित है? तो ईगल एक्ट का संबंध जो है ये अमेरिका से है, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ध्यान में रखेंगे, इसे 2021 में पारित किया गया था ईगल एक्ट। और ये किससे संबंधित है? रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड पर प्रति देश की सीमा को समाप्त करने के लिए अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने एक कानून पेश किया था, उसी को ईगल एक्ट कहते हैं। 86, पाराद्वीप अवस्थित है। पाराद्वीप कहाँ पे अवस्थित है? तो यह है भारत के उड़ीसा क्षेत्र में, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, उड़ीसा राज्य के अंदर। 87, एक निश्चित कूट भाषा में RAMESH को AREMHS क्या किया ना, डिजिट इंटरचेंज कर दिया गया है, मतलब इसी को अलग ऑर्डर में लिख दिया गया है। PRAKIL को RPKALI लिखा गया है, यानी क्या कर रहा है, पहले दो को इंटरचेंज किया, फिर दूसरे दो को किया, फिर तीसरे दो को किया है। तो उसी प्रकार इसका क्या हो जाएगा, IRHSPILA। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो IRHSPILA, ऑप्शन 3। 88, वाल्व ए किसी नापदान को 10 घंटों में भर सकता है जबकि बी उसको 8 घंटों में। पहले केवल ए को खोला जाता है, नापदान को 6 घंटों में पूरा भर देने के लिए बी को कितने घंटों बाद खोला जाना चाहिए? तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, 2 होल 4/5। इसको आप सॉल्व करके देखेंगे, ऑप्शन ए। 89, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट डैश कहलाते हैं। तो महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट जो है ये सह्याद्री कहलाते हैं, ऑप्शन 2। 90,
निम्नलिखित में कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? तो राजकोषीय नीति का उपकरण कौन नहीं है? तो ये इंटरेस्ट रेट, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ये राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। 91, निम्न में से किसी आहारी घटक की प्रति ग्राम मात्रा मनुष्य में अधिकतम ऊर्जा प्रदान करती है? तो अधिकतम ऊर्जा क्या होता है? ये फैट को हम क्या बोलते हैं? रिजर्व एनर्जी कहते हैं। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 92, ए किसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, बी इसे 50 दिनों में पूरा कर सकता है और सी इसे 40 दिनों में कर सकता है। यदि ए को एक दिन बी द्वारा और अगले दिन सी द्वारा सहायता दी जाती है तो यह चक्र चलते रहता है, तो काम पूरे होने में कितने दिन लगेंगे? तो काम पूरे होने में कितने दिन लगेंगे? तो इसको पूरा होने में लगेगा 17 होल 32/35 दिन, ऑप्शन 4। 93, निम्न में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है बैरोमीटर का प्रयोग, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 94, आर्थिक नियोजन यानी इकोनॉमिक प्लानिंग विषय है, तो ये किस सूची का विषय है? तो ये समवर्ती सूची का है, कंकरेंट लिस्ट, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। कंकरेंट लिस्ट किसको बोलते हैं? जो केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती है, लेकिन सर्वोच्चता दी जाती है केंद्र सरकार के कानून को। 95, यदि पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष के लिए ब्याज की दरें क्रमशः 3%, 2% और 1% है तो चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 साल का मिश्र धन 15,916.59 हो जाता है। तो मूलधन ज्ञात करें। तो मूलधन कितना आएगा? यहाँ से मूलधन आएगा आपका 15,000, ऑप्शन 2। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, सॉल्व करके देख लेना। 96, दीपू, सोनू, टिंकू, गुड्डू और इनू 5 मित्र है। इनू टिंकू से लंबा है। इन सभी में से टिंकू लंबाई के आधार पर ठीक मध्यम में आता है। गुड्डू इन सभी में सबसे छोटा है। सोनू टिंकू से लंबा है लेकिन समूह में सबसे लंबा नहीं है। सबसे छोटे में सबसे लंबे के अनुसार क्रमबद्ध करके इनमें से कौन दूसरे स्थान पर आएगा? तो इसको क्या करना है? आपको हाइट के अनुसार सजाना है। सबसे छोटे को पहले रखना और सबसे बड़े वाले को लास्ट में रखना है। तो इस प्रकार जो आपका सही क्रम आएगा वो आएगा गुड्डू का, उसके बाद आएगा दीपू का, उसके बाद आएगा टिंकू, उसके बाद आएगा सोनू, उसके बाद आएगी इनू। तो इसको ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे इनमें से कौन दूसरे नंबर पे आ रहा है? इनमें से कौन दूसरे स्थान पर आता है? तो दूसरे स्थान पर कौन आएगा ऊंचाई के अनुसार? तो दूसरे स्थान पर आएगा दीपू, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 97, निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत कौन है? तो राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत जो है ये है सेवा क्षेत्र, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। और ये योगदान कितना? लगभग 59% योगदान सेवा क्षेत्र से आता है। एग्रीकल्चर से लगभग 14% और उद्योग से 27%। 98, ए बी को 10% के लाभ पर एक वस्तु बेचता है और बी उसे 20% के लाभ पर सी को बेचता है। परिणामी लाभ गणना करना है। तो परिणामी लाभ कितना गणना करना है? पहले 10%, 20%। तो यहाँ पे क्या करते हैं ना हम, ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 100, तो कितना हो जाएगा? 32% जो ओवरऑल प्रॉफिट है। 99, भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन, ऑप्शन 4। अब है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित है? तो आर्टिकल 53 जो है ये संघ की कार्यपालिका से संबंधित है। राष्ट्रपति का आपको मैंने ट्रिक भी बताया था, आर्टिकल 52 से लेकर जो 61 तक है, प का नी को का दुयो दशम, 52 से लेकर 61 तक पुट कर देना और याद कर लेना है। तो आज ही हमारा किरण पब्लिकेशन का सेट नंबर 24 कंप्लीट हुआ। कल हम मिलेंगे नए प्रैक्टिस सेट में, सेट नंबर 25 में। तो आप लोग अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए। एग्जाम पास आ चुका है, जितने भी प्रीवियस वीडियोज़ हो चुके हैं उन सभी को जाके एक बार नहीं तो 2 बार, 2 बार नहीं तो 3 बार अच्छे से सारी वीडियोज़ को देखिए, सारे क्वेश्चन को एनालाइज करिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाने से एग्जाम में बहुत ही फ़ायदा होता है। तो चलिए कल हम मिलेंगे नए प्रैक्टिस सेट में, सेट नंबर 25 में। तो अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। तो चलिए कल मिलेंगे नए प्रैक्टिस सेट में, सेट नंबर 25 में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।